छत्तीसगढ़ में अभी ग्राम पंचायत सचिवों का हड़ताल चल रहा है और आज हड़ताल का 16वां दिन है। हड़ताल में मुख्य मांगे हैं उनकी कि एक सूत्रीय मांग है कि उनका शासकीकरण किया जाए ताकि उनको पेंशन और अन्य सुविधाएं जो शासकीय कर्मचारियों को मिलता है वो उनको मिले। अब जब मैं वहाँ कवरेज के दौरान पहुँचा, उनका जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान मैंने वहाँ कवरेज के लिए पहुँचा था और उनसे कई सचिवों से मेरी बात भी हुई। दरअसल हमारे समाज में एक भ्रांति फैला हुआ है कि सचिव जो है वो धन कुबेर होता है और सचिवों के पास बहुत पैसे होते हैं। चूँकि ये पंचायत तंत्र का एक अहम हिस्सा होते हैं तो पंचायतों में होने वाले विभिन्न भ्रष्टाचार से जुड़े होते हैं और इसलिए सचिवों के पास पैसों की कमी नहीं होती। और वहाँ पर बैठ के जब मैं बात कर रहा था सचिवों से तब कई सारी बातें मेरे सामने आई जो मुझे लगा कि इन सब बातों को भी आपके सामने लानी चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बायोस्कोप। आज हमारे साथ एक ऐसा सचिव है और उनकी कहानी है जिसे आपको जरूर सुननी चाहिए और समझनी चाहिए क्या वाकई सचिवों की मांग जायज है या नहीं। हमारे साथ आज एक रिटायरमेंट हो चुके, सेवानिवृत्त हो चुके एक सचिव महोदय है। हम उनसे आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है और क्या हालात है उनके, ये हम आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ बायोस्कोप चैनल में। आपका नाम बता देंगे थोड़ा? मेरा नाम निरंजन सरकार। तो आप पहले किस पद पे कार्य करते थे? मैं पहले सचिव पद पर कार्य करते थे। कौन से पंचायत में? पहले ग्राम पंचायत रामकृष्णपुर में, बाद में बैकुंठपुर में, फिर मायापुर में, उसके बाद बैकुंठपुर में रिटायर हो गया। तो सचिव पद में आप कितने साल तक काम किए? मैं सचिव पद पर 22 साल काम किए। 22 साल काम किए। 22 साल आपने सरकार को सेवाएं दी और उसके बाद जब रिटायरमेंट हुए आप तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिली सरकार की तरफ से? कोई सुविधा नहीं मिली, उल्टे रिकवरी में पड़ गया। मतलब आपको पेंशन सुविधाएं नहीं मिली? कोई पेंशन सुविधा नहीं मिली। और जो एक मुश्त पैसे मिलते हैं वो एक मुश्त तो एक जो काटिंग जो वेतन से जो पैसा काटते थे, हाँ। वो सीओ के साथ जो ज्वाइन खाता था वो ग्रामीण बैंक में, वो कुल मिला के 35,000 जमा था वहाँ पर। जब 22 साल की नौकरी में सिर्फ 35,000 रुपए 35,000 जमा था। उसके बाद जब मेरा रिकवरी 1,15,000 आया तो वहाँ से बोले कि इस पैसा को तो पहले जमा कर दो, बाद में किस्ती में देते रहना। अच्छा, रिकवरी किस बात की हुई आपकी? रिकवरी इस बात की हुई, मैं काम करते करते मेरा उम्र मतलब ज़्यादा हो गया था। इलेक्शन का टाइम जब मेरा पूर्ति पत्र निकले तो देखा गया कि इनका 1 साल पहले रिटायर होना था। तो उसी टाइम मेरे को बताया गया और बोला आपका तो पहले से उम्र हो गया, आप इतना दिन पैसा लिए हैं, 7 महीने का पैसा लिए, ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। मैंने बोला कि आप मेरे को कोई सूचना दिया क्या? बोला कि सूचना तो दिया नहीं, क्योंकि आपको भी बोलना था, ऐसे बोला। क्यों? वो तो मेरा काम नहीं है, कम से कम 6 महीने पहले सूचना देना था। ये कोई भी सरकारी कर्मचारी का ये नियम है, जो अधिकारी उसको 6 महीने का पहले सूचना देना आवश्यक है, क्योंकि उसका रिटायर होने का टाइम हो गया। इसीलिए उसके बाद बताने के बाद जब ये मुसीबत में आया अधिकारी तब जिला सीओ को बाद लिख के वहाँ से नोटिस निकला, आप इतना पैसा जमा करो, आपका नहीं तो केस किया जाएगा आपका। इसीलिए मैं अपना जो पैसा जमा था वो मैं दे दिया। अच्छा, एक बात बताएंगे, जैसे वो 7 महीने जब आप काम किए तो 7 महीने का वेतनमान आपको मिला था? 1 साल काम किए और 7 महीने का पैसा मैं उठा लिए थे और जिसको वापस उन लोग वापस मांग लिए। हाँ, वापस। मतलब वो जो 1 साल आप लगभग काम किए वो पैसा आपको, मतलब वो जो मेहनत आप किए हो वो आपको नहीं मिला, पैसा उसका पैसा नहीं मिला। तो आप सोचिए कि एक कर्मचारी है, उनसे 1 साल काम लिया जाता है। दरअसल शासकीय नियम है कि जब किसी का सेवानिवृत्त होने का समय आता है तो 6 महीना पहले उनको इंटीमेशन दिया जाता है, उनकी जानकारी दी जाती है उनको, और ये हर विभाग में होता है ताकि वो सेवानिवृत्त से संबंधित और अपने रिटायरमेंट से संबंधित अपने पूरे कागजी कार्रवाई जो है वो पूर्ण कर सके।
और इनके परिस्थिति में ऐसा हुआ कि जनपद सीओ के द्वारा इनको कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही कोई विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा। इस हाल में जब उनकी सेवानिवृत्त हो चुका था, उसके बाद भी वो लगातार जानकारी के अभाव में 1 साल तक कार्य किए और 1 साल तक विभाग ने उनसे किसी तरीके से इसकी जानकारी उनको नहीं दी। और 1 साल बाद जब चुनाव का समय होता है, इनसे काम लिया जाता है और उसके बाद विभाग से बोला जाता है कि आप जो पैसे आप वेतन के रूप में ले चुके हैं, आप उनको फिर से विभाग में पटा दीजिए, अन्यथा आपके नाम से केस कर आपको जेल भेजा जाएगा। इसी डर से वो रिकवरी का पैसा भी भर देते हैं जितना वेतन वो ले चुके हैं। नहीं, सरकार 1 साल तक इनसे काम लेती है, अधिकारी इनसे 1 साल तक काम लेते हैं और उसके एवज में उनको एक पैसा भी नहीं दिया जाता, ऊपर से उनसे रिकवरी के रूप में वो पैसे ले लिए जाते हैं। अब सोचिए इसमें गलती किसकी है, एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद ये सवाल अधिकारियों से जरूर होनी चाहिए और अब भी होनी चाहिए और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि ऐसे एक उम्रदराज सचिव से वो काम लेते हैं 1 साल तक और उनको कोई जानकारी भी नहीं देते उनके रिटायरमेंट से संबंधित, और बाद में उनसे रिकवरी भी कर लेते हैं। तो आपको किसी तरीके का सुविधा रिटायरमेंट के बाद या पेंशन या एक मुश्त पैसा किसी तरीके का नहीं मिला? कोई पैसा नहीं मिले। अगर वो पैसे मिलते, अगर कोई जैसे दूसरे विभागों में मिलता है, अगर ऐसा कोई भी होता कि आपको एक मुश्त कुछ पैसे मिलते या फिर आपको पेंशन मिलता, तो आपको क्या लगता है अभी आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही होती? उस पैसा से यदि पेंशन मिलता तो उस पैसा से अपना परिवार का गुजर बसर किया जा सकता था, और काम परिवार में और कोई काम करने का इतना काम करने का लायक है ही नहीं, इसलिए बहुत मुसीबत में हूँ, जिसके कारण अभी अपना परिवार को चलाने के लिए डेली बेस में कहीं भी काम करना पड़ रहा है। तो आप कहीं भी मतलब अभी आप क्या काम करते हैं? अभी यहाँ का चौकीदारी काम करते हैं, चौकीदार के रूप में, एक ठेकेदार के। देखिए यहाँ पर सरकार भले ही इनके प्रति उदासीन है, लेकिन यहाँ के एक ठेकेदार है और उस ठेकेदार ने इनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और इनको अपने यहाँ काम पे रखा, चौकीदारी के काम पे लगवाया, ताकि ये भारी काम नहीं कर सकते, इसलिए इनको बैठकर यहाँ पर चौकीदारी करनी है, इस काम में लगाया। ठेकेदार की दरियादिली है ये, और हम ऐसे ठेकेदार को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि वाकई इंसानियत के रूप में वो आगे आए और इस सचिव को। और परिवार का ऐसी हालत है वर्तमान में, अपना परिवार अभी से 6 महीने पहले उसको बहुत बड़ा बीमार हुआ, आपके मिसेस का परिवार का मिसेस का बीमार हुआ। उसके लिए मैं यहाँ दिल्ली गया 2-3 बार, रायपुर गया 2 बार। रायपुर में भर्ती था और 1 महीना भर्ती था, उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ से डिक्लेयर दे दिए कि इनका कैंसर हुआ है। तो कैंसर का इलाज करने का तो पैसा है ही नहीं, आखिरी में मेरे को वहाँ से वापस आना पड़ा और अपना घर में अभी पड़ा है। आपकी मिसेस को क्या कैंसर है, क्या बीमारी है? ये अपना लीवर में कैंसर है, मतलब लीवर में घाव हो गया। तो अभी आपकी जो पारिवारिक जो परिस्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? परिवार का परिस्थिति गंभीर है, यहाँ काम करते हैं, वही पैसा लेके अपना। यहाँ कितना रुपए मिलता है आपको? आपको यहाँ कितना मिलेगा? ज़्यादा से 9,000 मिलेगा। 9,000 मिलेगा। अब एक 9-10 हज़ार ऐसे मिलेगा होगा। अब एक सचिव है हाँ, और सरकार को वो लगातार 22 साल 23 साल तक अपनी सेवा देते हैं। और एक बात और है, जो मैं जब रिटायर हुआ उस टाइम पूरा कोयलीवाड़ा ब्लॉक में 10 सचिव को मतलब क्या बोलते हैं उसको, एडीएस मिलने का था, उसमें मेरा नाम भी था। आज आएगा पैसा का, काल आएगा पैसा, ऐसे बोल के 1 लाख रुपए आने का था, वो पैसा भी नहीं मिले। अब देखिए सरकारी तंत्र, और कहते हैं भारत एक लोकतंत्र देश है और यहाँ लोकतंत्र का सम्मान होता है, पर इस लोकतंत्र का नींव कहे जाने वाले पंचायत तंत्र के एक मुख्य अंग सचिव की परिस्थिति आज आप खुद इनकी जुबानी सुन रहे हैं। भारत का संविधान बहुत बड़ा है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी खासियत है।
और इस लोकतंत्र की सबसे मजबूत और नींव का ईंट कहा जाए तो वो ग्राम पंचायत है। दरअसल ग्रामीण वोट देकर एक वार्ड पंच चुनते हैं, वार्ड पंच आपस में मिलकर एक सरपंच चुनते हैं, यानी पंचायत तैयार होता है। ये पंचायत मिलकर फिर जनपद पंचायत बनता है, फिर इस जनपद से जिला पंचायत बनता है, ब्लॉक बनते हैं और कई ब्लॉक से मिलकर एक विधानसभा बनता है और विधानसभा से मिलकर एक मुख्यमंत्री चुना जाता है। यानी प्रदेश का मुखिया जो है उनका नींव जो है वो पंचायत है और कई सारे विधानसभा मिलकर एक लोकसभा बनता है और लोकसभा से मिलकर एक प्रधानमंत्री बनता है। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इस पंचायत तंत्र का लोकतंत्र में बेहद खास और अहम हिस्सा होता है और इस पंचायत तंत्र के अहम हिस्सा में अपनी भूमिका निभाने वाले सचिव जो होते हैं उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। सचिवों की स्थिति हालांकि बहुत बेहतर शुरू से ही नहीं रही है। इनका वेतनमान की बात करें तो वो बेहद कम रहा है। इनको एरियस मिलना था, आज इनको वादे पे वादे किए जा रहे हैं कि एरियस मिलेगा, तारीख पे तारीख दी जा रही है, पर इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा है। अब सचिवों के प्रति हम सोचते हैं कि धन कुबेर है, तो आप ये सोचिए कि इनकी हालत कैसी। दरअसल ऐसे लोगों की कहानी जो है वो सरकार हमारे सामने नहीं लाती, ना ही कोई दूसरा हमारे सामने लाना चाहता है। बस भ्रष्टाचार की खबरें छपती हैं, सचिवों के ऊपर दोषारोपण किया जाता है और सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह भी है कि जब भी पंचायत में कोई घोटाला होता है, भले उसमें वार्ड पंच रहे, भले उसमें सरपंच शामिल रहे, भले उसमें कोई अधिकारी शामिल रहे, लेकिन गाज हमेशा सचिवों पर ही गिरती है। सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाता है, बाद में उनसे रिकवरी भी होती है। अब सचिवों को ना पेंशन मिलना है, ना उनको एक मुश्त पैसे मिलने हैं, पर रिकवरी उनको जरूर देना है। ऐसे हाल में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या उम्मीद है आपको? अभी कोई उम्मीद है आपको सरकार से? मेरा इतना उम्मीद था कि वो 1 लाख एरियस मिलेगा, वो मिलने के बाद अपना परिवार का थोड़ा भरण पोषण, आज यदि मेरे को पेंशन मिलता तो इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ते, अपने परिवार को थोड़ा बहुत हेल्प होता। कभी प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहे हैं तो कभी बाजार में सब्जी बेच रहे हैं, सचिव है। हाँ, अभी इसके पहले मैं सब्जी बेचने का काम करता हूँ बाजार में। क्या यानी जहाँ मिले, और इस उम्र में उनको चौकीदारी का काम करना पड़ रहा है। अगर पेंशन मिलता तो शायद वो घर में भी आराम कर रहे होते, अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे रहे होते, पर पेंशन नहीं मिलने के कारण आज इनको धूप में यहाँ पर बैठकर जो है वो चौकीदारी करना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि ऐसे सचिवों के क्या हाल होगी पूरे प्रदेश में। दरअसल जब विधायकों का वेतन बढ़ना होता है तो वो विधानसभा में एक विधायक पारित करके अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, उनका पेंशन भी 90,000 से ऊपर होगा। लेकिन एक सचिव जो पूरी जिंदगी सरकार को अपनी सेवा देता है, उनका हालत क्या है? 5 साल सेवा देने वाले विधायक को उम्र भर 90,000 का पेंशन मिलना है और एक सचिव जो अपनी पूरी जिंदगी एक सरकार को अपनी सेवा देते हैं, समाज को अपनी सेवा देते हैं, ग्रामीण गांव के अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवा पहुंचाते हैं, सरकार की योजनाएं पहुंचाते हैं, 30 से ज्यादा विभागों की योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। ऐसे सचिवों की हालत आज क्या है आप देख सकते हैं। पाई पाई के मोहताज है, अपनी बीबी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनको कैंसर है। और अभी हम इनके ग्राम पंचायत सचिव रहे निरंजन सरकार जी के घर में आए हैं और पहले वो रामकृष्णपुर जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर सचिव का कार्य किए। लगभग 25 सालों तक अपनी सेवा सचिव के पद पर रहकर इस पंचायत को दिए, समाज को दिए, लोगों को दिए, सरकार को दिए, पर उसके एवज में उनको क्या मिला ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम उनके घर पे हैं, उनकी धर्मपत्नी के साथ हम हैं। अंजलि सरकार जी का तबीयत बहुत ख़राब है और इस परिस्थिति में वो हमसे बात करने के लिए राजी हुई है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो अभी आप लोग का गुजारा कैसे चलता है रिटायरमेंट के बाद? और थोड़ा सा
उन लोग को प्राइवेट काम करता है, उससे जो कमाता है उससे और थोड़ा बड़ा वो चार्ज बस करता है, लड़का लोग कैसे चलता है। तो जब रिटायरमेंट वो हुए तब क्या उनको कोई पैसा मिला था? नहीं, नहीं कोई पैसा वैसा नहीं मिला, और पेंशन? पेंशन भी नहीं मिला। अभी अभी उनको कोई पैसा या पेंशन या किसी तरह का सहयोग सरकार से वो नहीं मिलता? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो देखिए अभी इनको पेंशन नहीं है और सरकार से जब रिटायरमेंट हुए वो अपने कार्य से, अपने सचिव पद से जब रिटायरमेंट हुए तब भी उनको कोई किसी तरह का कोई पैसा जो है एक मुश्त वहाँ पर नहीं मिला। विभिन्न विभागों की बात करें, अलग अलग विभागों की बात करें तो निश्चित रूप से अलग अलग विभागों में एक प्रोसीजर होता है कि रिटायरमेंट के बाद उनको एक मुश्त कुछ पैसे मिलते हैं और उनको बाद में पेंशन भी मिलता है, जिनसे उनका जो बुढ़ापा है वो उसका जो गुजर बसर है वो हो सके। लेकिन सचिव पद के लिए ऐसा नहीं है और यहाँ पर उनको जैसे उनके कहने का अनुसार जो है हम अगर बात करें तो रिटायरमेंट के बाद यानी 25 साल लगभग सेवा देने के बाद जब वो रिटायरमेंट हुए उसके बाद भी उनको किसी तरह का कोई एक मुश्त पैसा नहीं मिला, ना ही पेंशन मिला। तो अभी आप लोगों को क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है? अभी तो बीमार हूँ, बीमार के पीछे तो पैसा खर्चा होता है, वो पैसा कहाँ से आता है। अभी तो दवा बंद है, नहीं चलता है। तो अगर पेंशन मिलता आपको, अगर कुछ एक मुश्त पैसा मिलता तो आप लोग को तो निश्चित रूप से सुविधा तो होती ना? होता है। तो अभी आप लोग का जो आपका क्या बीमारी है? कैंसर कैंसर है, उसका इलाज चल रहा है। चलता था पहले, तो अभी पैसा नहीं है तो कैसे चलेगा। तो आप सोचिए, एक लोकतंत्र का सबसे मजबूत जो कड़ी है वो ग्राम पंचायत को कहा जाता है। जो भारतीय लोकतंत्र है उसका नींव ही बोल सकते हैं हम ग्राम पंचायत को, और उस ग्राम पंचायत का एक मुख्य किरदार जो है वो सचिव होता है। और वो सचिव इस ग्राम पंचायत में सेवा देता है, इस समाज की सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है। और जब वो रिटायरमेंट होता है उसके बाद आप देखिए कि अपने धर्मपत्नी के इलाज के लिए उनके पास अब पैसे भी नहीं हैं, जिससे इनका इलाज नहीं हो पा रहा है और इनकी दवाइयाँ तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि एक इंसान जब अपनी पूरी ज़िंदगी एक पद को देता है, उस पद में रहकर देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, उसके बाद उनको कुछ ना कुछ ज़रूर जो है वो पेंशन के रूप में सहायता दिया जाना चाहिए, जिससे उनका परिवार जो है वो कम से कम सुरक्षित रहे, उनका बुढ़ापा कम से कम सुरक्षित रहे। अगर पेंशन मिलता तो आपको क्या लगता कि अभी आपका इलाज हो पाता? हो पाता, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। तो अभी जो परिस्थिति है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सचिवों के लिए काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और कई बार देखा गया है कि नक्सलियों के निशाने पर ग्राम सचिव भी होते हैं। और इसी कड़ी में कोयलीबेड़ा ब्लॉक के एक सचिव के घर में हम आज आए हैं। उनके पिता के साथ आज मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और आपको यहाँ के सचिवों की तकलीफ़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के सचिव नक्सली क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करते हैं और क्या क्या जोखिम उठाते हैं। वो अपने बेटे को खो चुके इस पिता के मन में आज बेहद दर्द है और मुझे लगता है कि ये दर्द आप तक पहुंचनी चाहिए और आपको भी इस पिता की बात सुननी चाहिए। तो कभी नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी जाती है सचिवों की, तो कभी क्रॉस फायरिंग में भी सचिव मारे जाते हैं। ऐसे ही एक क्रॉस फायरिंग में एक सचिव मारे गए थे। आज उनके पिता हमारे साथ हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील विश्वास। और आपके बेटे का नाम? सनातन विश्वास। सनातन विश्वास जो ग्राम सचिव थे। और कौन से पंचायत के सचिव थे वो? ये हरिहरपुर पंचायत के सचिव। हरिहरपुर पंचायत, हाँ। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के हरिहरपुर के पंचायत के वो सचिव थे। क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा बताएंगे? उस दिन तो सवेरे वो यहाँ मुंह धो रहा था, हमको बोला पिताजी मैं कोयलीबेड़ा जा रहा हूँ, उसने दिशा बुलाया है, वहाँ मेरा पंचायत जाना है। ठीक है। तो उस टाइम विधायक थे उस समय? हाँ, विधायक साहब बुलाया था।
तो हम बोला तुम कितना टाइम आओगे, तो 4-5 बजे आ जाओगे, ऐसा बोल के चला गया। और तो फिर क्या हुआ था वहाँ घटना? अच्छा गोली ले चला तो मेरा से लगा यहाँ ही गोली लग गया, तो वही और डेट हो गया। फिर तो रात में तो लाश लेके आ गया। ये हम जानते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। आपके बेटे को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन एक सचिव के दर्द को आप तक पहुंचा जरूर सकते हैं। किस हालात में वो काम करते हैं ऐसे नक्सली क्षेत्र में, इससे हम आपको रूबरू कराने की आज कोशिश कर रहे हैं। इस पिता के आंख से जो आंसू बह रहे हैं, उसकी कीमत हम और सरकार नहीं चुका सकते। अपने ड्यूटी के दौरान वो सचिव शहीद हो गया, उसके पर बाद उसके बाद क्या हुआ? कोई लोग अभी तक आया नहीं। जो तुम खाना खा रहे हैं वो कह रहता है। उसी समय 1 लाख रुपया दिया था कि तुम्हारा एक बेटी है, उसको शादी के लिए 1 लाख रुपया दिया। मैं नहीं लेना, मेरे को रुपया नहीं चाहिए, मेरे बेटा वापस करो। तो बोलते वो तो नहीं होगा, जो होगा वो तो हो गया। फिर गाँव वाला को पास दे दिया वो 1 लाख रुपये का चेक। फिर वही से उसको शादी वादी किया था। बस इतना ही हेल्प किया हमको। और बाकी उसके बाद पेंशन वगैरह नहीं कुछ उसको नहीं। कुछ नहीं दिया है। वो मेरा लड़की को काम दिया है, वही दिया है बाद में। उसके बाद कोई और दूसरी मदद आप नहीं। तो अपने पिता को एक बेटी खो चुकी थी, हालांकि अभी वो तो बड़े बेटी तो पर कम हाँ चीज है, वो तो दूसरा का है। दूसरे फिर भी का है। उसको हमको थोड़ा बहुत खाना वाना देता है, यही बस। नहीं तो मैं तो भूखा ही मर जाता। अभी तक कोई सरकारी आदमी हमको पूछा नहीं कि तुमको खाना वाना कहाँ से चलता है। इनकी जो बेटी का जो नौकरी लगा वो भी बेहद संघर्षों के बाद लगा है। हाँ और उसके बाद एक पिता का अपने बेटे को खो चुके इस पिता का क्या हाल रहा, ये जानने के लिए आज तक कोई नहीं पहुंचा। ना सरकारी अमला पहुंचा, ना ही कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा, और ना ही कोई यहाँ पर इस पिता के दर्द से रूबरू होने के लिए पहुंचा। पिता के दिल में कई दर्द है और इनका गुजर बसर भी बड़े मुश्किल से चल रहा है। फिर तो देखिए वो तो पागल जैसा था। 2-3-7-8 महीने तक घर में ही बंद करके रखा था। फिर एक आदमी बोला कि ऐसे बांध के रखोगे तो ज़्यादा पागल हो जाएगा। फिर छोड़ के पीछे आदमी रहता था। फिर भी एक्सीडेंट हो गया था। ये तो अभी भी तो ये पैर तो मोड़ता नहीं, मैं चल नहीं सकता। ये तो इसको ये तो रॉड लगा हुआ ना, इस पैर में भी पाती लगा हुआ। यहाँ एक्सीडेंट होके यानी अपने बेटे को खोने के बाद उनके दर्द में वो लगभग पागल से हो चुके थे। 28 दिन बेहोशी था रायपुर हॉस्पिटल। 28 दिन तक बेहोश थे। इनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो 28 दिन तक बेहोश रहते हैं। इनके चलने फिरने में तकलीफ है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। हालांकि आरोप लगाने वाले कई हैं। ऐसे और कई पिता है जो अपने बेटे को खो चुके हैं। ऐसे कई संतान है जो अपने पिता को खो चुके हैं। सबका दर्द एक जैसा ही है, पर सरकार के प्रति इनकी उम्मीद आज भी है, लेकिन सरकार को इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आज अगर इनका नियमितीकरण हो जाए, शासीकरण हो जाए और आज इनको अगर पेंशन मिले तो इनका भविष्य शायद बेहतर हो सकता था। आप इनके घर की हालत देख सकते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं। टीना तक बदल नहीं पा रहे हैं। ये बांध के रखा है वो घर। और इस घर को भी आप देख सकते हैं, वो झिल्ली से बंधा हुआ है, टूटा फूटा घर है। बारिश में पानी भी चूता होगा और साथ ही किसी तरीके से अपना जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पर अपने बेटे के शहादत को नहीं भूल पाते। पर सरकार इन्हें जरूर भूल गई है। सरकार उस सचिव के शहादत को भी भूल गई है। सरकार उस सचिव के परिवार को भी भूल गई है जो आज इस दर्द से गुजर रहे हैं। तो ऐसे सरकार को ऐसे पंचायत तंत्र के सचिव के प्रति भी सहानुभूति लानी चाहिए, ताकि
ऐसे बेटे, ऐसे पिता और ऐसे कई और परिवार अपनों को ना खोए और उनका भविष्य सुरक्षित हो। कभी गोलियों का शिकार तो कभी आर्थिक तंगी की मार को झेलकर भी ये सचिव अपने कार्य को बाखूबी निभाते हैं, समाज के प्रति और पंचायत के प्रति अपने फर्ज को अदा करते हैं। इसके बावजूद भी कभी कभी उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है, इतना दबाव आ जाता है उन पर कि उनको जिंदगी से हार माननी पड़ जाती है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे ही एक सचिव है और उन्होंने विभागीय दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। आज उनकी धर्मपत्नी जी हमारे साथ में है। आपका नाम बताएंगे सबसे? मेरा नाम जी। चंदन नगर में। क्या हुआ था आपके पति के साथ और क्यों उन्होंने आत्महत्या कर ली? उनको कोई सूची दिए बिना उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया, तो उसका थोड़ा दिमाग बहुत साहब को पास बहुत गया कि हमको बहाल कर लीजिए, और बहाल नहीं किया। और उसको फाइन हुआ था क्या 4-5 सचिव के मिला के 96,000 करके। तो हम पटा भी दिया, जैसे हमारा गहना था बहू का सोना गहना सब हम बैंक में रख के जैसे भी करके लाके उसको पेमेंट किया। फिर साहब को बहुत विनती किया जे साहब मेरे को बहाल कीजिए, लेकिन किया नहीं। बाद में उसका दिमाग की हालत अच्छे नहीं थे, जबकि वो सुसाइड किया। तो किस बात को लेकर उनकी रिकवरी हो रही थी? ये बात तो मैंने उतना खुल्लम नहीं बोल सकता, लेकिन मुक्तिधाम में पैसा आए थे तो सरपंच काम नहीं किए, और ये बहुत बोले कि अपना पैसा से वहाँ रेती भी फेंका, लेकिन सरपंच इसको थोड़ा लापरवाही किया। और उसके बाद वो काम चालू भी किए थे, लेकिन आधा पैसा आए थे। जैसे उस टाइम था 2 लाख कितना 4 लाख कैसे था, 1 लाख करीब आए थे पैसे बोले थे। फिर मैं तो ऑफिस में नहीं गया, उतना तो जानती नहीं, तो इसी बारे में सुना और उसके बाद इसका सस्पेंड हुआ। तो मैं बहुत बार बोला चलो मैं भी जाऊं ऑफिस में, इसका दिमागी हालत अच्छी नहीं हुआ कि हमेशा काम करते थे, अभी चुपचाप बैठे रहा। साहब भी उतना इज्जत नहीं दिया, ऑफिस में जाके दस्तखत करके आते थे, और उसको माइंड में क्या हुआ तो सुसाइड कर लिया। किस तरीके से सुसाइड किए थे वो? हाँ? फांसी लगाकर या जहर पीकर? फांसी लगाया। फांसी लगा दी। जी। घर पे ही फांसी लगा दी? नहीं, घर पे नहीं, वो उस दिन रविवार के दिन थे, तो वे घर में बाजार भी लाए थोड़ा बहुत। हमारा परिस्थिति भी बहुत नाजेल थे, तो थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी लाए। आर्थिक परिस्थिति बहुत हाँ, खराब हो गया बहुत था। खराब थे। तो वो गया, कहाँ गया मैं, हम लोग सब ढूंढते ढूंढते उस दिन नहीं मिला, पर दूसरे दिन सुबह हमको 7 बजे तक मिला। तब हम ऑफिस में खबर दिया, वहाँ से साहब लोग आए, तो पुलिस आए, तब उसको पोस्टमार्टम किया, कुछ नहीं मिला, फांसी लगाया। तो बाद में हमको तो ऐसे तो पेंशन वेंशन है नहीं, दिया नहीं। बाद में हमारा लड़का को नौकरी। तो अभी आपके लड़के को कितना वेतन मिलता है? अभी वो तो 12,000 और 10-12 हजार रुपये हाँ, जैसा तकलीफ में चलती हूँ, क्योंकि 4-5 साहब लोग बोले थे कि जल्दी जल्दी आपको नौकरी दे दूंगा। तो वो 5-6 महीने के अंदर हमारे लड़का को नौकरी दिए हैं। तो वो 10-12 हजार रुपये मिलते, उसी से हम लोग परिवार चला रहे चला लेते हैं। लेकिन बहुत तकलीफ में चलती हूँ, फिर भी चल जाती है। देखिए, अब एक पंचायत है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पंचायत में वार्ड पंच होता है, सरपंच होता है, सचिव होते हैं और सभी मिलकर काम करते हैं। पर जब कार्रवाई की बात आती है तो सबसे पहले आनन फानन में सचिव को सस्पेंड कर दिया जाता है, और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ हीरामन घरामी जी के साथ। और हीरामन घरामी जी लगातार इस विषय को लेकर बड़े अधिकारियों से मिलते रहे
और जब उनको लगा कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है और धीरे धीरे उनकी आर्थिक परिस्थिति भी खराब होती गई, तो उन्होंने मजबूरन आत्महत्या का रास्ता अपनाया और वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि सरकार द्वारा इनके बेटे को नौकरी जरूर दी गई है, लेकिन जो मानदेय है इनका वो बहुत कम है। 12,000 आज की महंगाई में 12,000 रुपये उनको मानदेय मिलता है। और आगे जाकर अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती और सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं करती, तो आगे जाकर इनके बेटे को भी और इनके परिवार को भी वही तकलीफ का सामना करना पड़ेगा जो इनके पिता ने की थी। दरअसल अगर पेंशन नहीं मिलेगा और आगे जाकर अगर इनको कोई एक मुश्त पैसा नहीं मिलेगा, शासकीय सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से इनकी परिस्थिति और खराब होगी, आर्थिक परिस्थिति, और इनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में। सरकार को इस और सोचनी चाहिए, और खासकर सचिव जो पद है और सचिव जो शब्द है, इनके मायने को आज आपके सामने लाना और इनकी तकलीफ़ों को, इनके अंदर छुपे दर्द को आपके सामने लाना ही हमारा मकसद था। और इसलिए आज हम अलग अलग दर्द से गुजरे, अलग अलग समस्याओं से गुजरे सचिवों के परिवार से मिले, उनसे बात किए, और गुजारिश है सरकार से भी कि वो इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरी करे, ताकि इनकी परिवार की आर्थिक परिस्थिति सहित इनके मानसिक परिस्थिति भी सही हो, और इनको कभी गोली का शिकार और कभी आर्थिक तंगी की मार और आत्महत्या जैसे रास्ता ना अपनाना पड़े।